नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। इस वक्त दुनिया भर में जब नए साल की दस्तक है और उसी के साथ नए साल में हम शुरुआत कर चुके हैं, 2025 में हम सभी आ चुके हैं और सबसे ज्यादा खुशी के साथ ये साल बीत रहा था। लेकिन साल के शुरुआत में ही एक खबर आती है एचएमपीवी वायरस को लेकर के, और एचएमपीवी वायरस के केस अब इंडिया में भी मिलने लगे हैं। अब तक 8 केस एचएमपीवी वायरस के भारत के अंदर मिले। इसमें गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, तमाम जगहों पे ये सारे केसेस आए। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात अगर इनके केसेस में है तो ये ठीक उसी तरह से आ रहे हैं जैसे कोविड के केस डिटेक्ट हो रहे थे। इसमें नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसके बाद जब लोग अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट कराने को बोला जाता है और उसमें ही ये पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। तो आज एचएमपीवी वायरस को लेकर इसका ए टू जेड क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़ेंगे। डॉक्टर प्रभात रंजन पैथोलॉजिस्ट हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विप्रशी ओमान से हमारे साथ लाइव होंगे। आप दोनों लोगों का स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले सर डॉक्टर प्रभात जी आपके पास आऊंगा, फिर विप्रशी आपके पास आऊंगा। सर प्रभात जी, कोविड की तरह ही ये जो नया वायरस एचएमपीवी है, कोविड की तरह कहा जा रहा है। अभी तक जो सिम्टम्स आए हैं वो भी कोविड की तरह ही आ रहे हैं, चाहे नॉर्मल खांसी जुकाम हो, सांस लेने में तकलीफ हो। तो ये भी कोविड की तरह है, उससे कम खतरनाक है या उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है? नहीं, उज्जवल मिश्रा जी, मैं सबसे पहले एक बात आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू बाकी मीडिया के लोगों, प्रिंट मीडिया के लोगों और भारतवर्ष के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ। इसके न्यूज को जब आप एचएमपीवी के न्यूज को चला रहे हैं तो इसको आप कोविड से कंपेयर ना करें। कोविड वर्ड के साथ टैग करके इस न्यूज को ना दें। बेटर है कि आप इसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलें, क्योंकि ये वायरस कोविड से टोटली डिफरेंट है। उसका कोई लेना देना नहीं है। कोविड की अलग फैमिली है, वो भी आरएनए वायरस है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस है और ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। तो दोनों के बेसिक जेनेटिक्स में काफी डिफरेंस है। दोनों की जेनेटिक फैमिली जो बोलते हैं वायरस की, वो अलग अलग है। ठीक है, एक साउथ अफ्रीकन फैमिली हो गई और जैसे इंडियन फैमिली हम हो गए, उस तरह से अलग अलग है। हाँ, सिम्टम्स दोनों के मिलते हैं, तो मिलते हैं इन्फ्लुएंजा से हैं दोनों के किससे मिलते हैं? इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस से, जो कि कॉमन कोल्ड बोलते हैं हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में। सर्दी खांसी होना, छींक आना, नाक भारी। सो कोविड वर्ड आप जब इसके साथ जोड़ते हैं ना तो एक पैनिक ही बनता है, सो सेंसेशन बनता है। तो इसको अवॉइड करें तो जनमानस को थोड़ा सा शांति मिलेगी, थोड़ा डरेंगे नहीं इससे। जो मैं शुरू से ट्रेंड देख रहा हूँ इसके न्यूज का, उसमें हर में यही प्रिंट मीडिया से लेके लोग इसको उसके साथ चिपकाना चाह रहे हैं। सो ऐसी बात है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसके सिम्टम्स 90% जो होते हैं, 95% अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, जो कि हर साल हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस के जैसे होते हैं। कॉमन कोल्ड खास के जाड़े के समय में बच्चों में, बड़े में, वो उस तरह के सिम्टम्स हैं। तीसरी बात क्या है कि इसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। यदि आपको कोई दूसरी डिजीज नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, या आप ओल्ड नहीं है, तो लंग की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। सो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना के बराबर होती है। चौथी बात क्या है कि एक भारत में चाइना से नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे भारत में जो हमारे सरकार के आईसीएमआर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सेरो सर्वेलेंस में भी काफी पहले से पॉजिटिव है। और हर साल 2-2 साल, 3-3 साल का ईयरली हमने स्टडी भी किया, आईसीएमआर ने और दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट ने। पुणे में किया है, कर्नाटका में किया है, पांडिचेरी में किया है, गोवा में किया है, दिल्ली में किया है, और भी स्टेट्स में किया है। तो ये सीजन्स में, जो कि आपका कोल्ड का सीजन होता है, सो हर स्टडी में 5 से लेके 9%, 9.5% तक हर साल सीजनल ये डिटेक्ट हुआ है। सो 2001 से रेगुलर हम लोग इसका सर्वेलांस कर रहे हैं। तो ये हमारे कंट्री में पहले से है। और ऑफिशियली जो हमारा जेनेटिक चीज जब डायग्नोज करता है, तो ये पुराना वायरस है, मतलब ये पुराना वायरस है। हाँ, तो हमने इसको डिटेक्ट किया 2000 में, इसका नाम दिया कि ये वायरस है। लेकिन ये हमारे सोसाइटी में उससे पहले से भी था, कोई नई म्यूटेशन होके नहीं आया। खास के क्या होता है कि आरएनए वायरस जितने आपके होते हैं, जो कि हम लोग थोड़ा बोलते हैं कि डीएनए वायरस से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। जब वो हर साल सीजन आता है तो 2 तरह के उसमें जनरली म्यूटेशन होते हैं। एक छोटा म्यूटेशन हर साल होता है, मल्टीपल,
और एक बड़ा म्यूटेशन होता है, इन्फ्लुएंजा में भी होता है। तो जब बड़ा म्यूटेशन होता है तो उसकी चेंजेज, उसकी इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये छोटे म्यूटेशन से हमारे और आपके लाइफ को कोई खतरा नहीं होता। तो ये जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर प्रभात। डॉक्टर श्री, अभी जैसे कि डॉक्टर प्रभात बोल रहे हैं कि एक तो ये कोविड से इसको कंपेयर मत करिए, पहली चीज ये मैं जानना चाहूंगा। और दूसरी चीज, अभी तक जो इंडिया में केसेस आए हैं ये बच्चों पे ही आए हैं। हालांकि कोई भी गंभीर नहीं है, कोई बच्चा गंभीर नहीं है, लेकिन बच्चों में ज्यादा ये देखा जा रहा है। तो ये भी कुछ इंडिया के अंदर वो है कि ये वायरस बच्चों पर ही अटैक कर रहा है। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर प्रभात रंजन ने बहुत अच्छे से समझाया है। कोविड से कंपेयर नहीं करना है, लेकिन एक्चुअली हम लोग अभी रिसेंटली कोविड को फेस किए हैं, बहुत बड़ा चैलेंज हमने फेस किया है। और चूंकि चाइना में इसका अभी कुछ केसेस आए हैं और वहाँ पे काफी कुछ बढ़ने लगा है, तो लोग सोचते हैं कि भाई फिर से कोविड ना आ जाए या कोविड की तरह सिम्टम ना हो। तो भय जो आक्रांत भय फैला हुआ है ना, आई थिंक इट्स बेटर वी कैन थिंक इन डिफरेंट वे। उन्होंने सही में मीडिया को बताया, और हमारा भी यही है काम कि आप लोगों को यह न्यूज पहुंचाएं कि भाई आप उस तरह से कोविड की तरह इसको ना देखें। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये 2001 से है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। हम लोग क्लिनिकली जो ट्रीट करते हैं ना, बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया ना बच्चों में ही आ रहा है, तो ये एक्चुअली 6 ईयर्स ऑफ जिन बच्चों को, उनको कभी एक्सपोजर इसका नहीं हुआ होगा और फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा, तो उनको एंटीबॉडी उतनी बनी नहीं होगी। और जब एंटीबॉडी बनी नहीं होगी तो रिएक्शन ज्यादा होगा, उनको ज्यादा तंग करेगा ये वायरस। तो उनको हमें इम्यूनिटी और उनको एंटीवायरल या और मेडिकेशन देके कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग 2001 से ऑलरेडी दुनिया में हैं, उनको कभी ना कभी इनका एक्सपोजर हुआ होगा। तो एक हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, वो इम्यूनिटी उस सब में होता है। और अगर वायरल आएगा भी तो इन्फ्लुएंजा की तरह आएगा, 2-3 महीने में चला भी जाएगा, या उसके लिए उतना सीरियस नहीं होगा। दो तरह के लोग, जो बहुत ज्यादा कोविड में परेशान हुए थे और उनको भी तकलीफ हुई थी, जिनकी इम्यूनिटी कम थी, या जो डायबिटिक है, कैंसर है, जिनको इम्यूनोथेरेपी चल रहा था या कुछ ऐसी चीज चल रही थी, या बच्चे थे। तो बच्चों में तो काफी हद तक बहुत जल्दी उनको एंटीबॉडी बन गया। लेकिन जिनकी डायबिटीज थी, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम था, उनके लिए अभी भी रहता है। कोई भी वायरस होता है तो वो तंग करता है, और काफी हद तक। परसों मैं एक पेशेंट देख रहा था मस्कट में। यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस वायरस के लिए जो RT-PCR टेस्ट है, वो अभी अवेलेबल बहुत जगह नहीं भी है। तो हमने कोविड का RT-PCR किया था, और इसका टेस्ट प्रभात रंजन बताएंगे, सही बात, इंडिया में भी उसको फाइनली डिटेक्ट करके बोलना कि यही वायरस है और ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस अवेलेबल है और डायग्नोज है, कंफर्म है। ये तो बहुत रेयर ICMR का काम है कंफर्म करने का। लेकिन अगर होता भी है तो उसकी ट्रीटमेंट का पैनल होता है, पैरा एंटीवायरल चलता है, पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं प्रॉपरली। तो इस दोनों रेंज के एज में आएगा, और आपको पेशेंट को अपनी इम्यूनिटी को हाई रखना है एज ए क्लिनिशियन। जैसे लास्ट टाइम किए थे, बहुत पैनिक होके कोई फायदा है नहीं। That's what I want to give a message to everyone, that कोविड से इसको कोई कोरिलेट ही नहीं करना है। और प्रभात रंजन भी यही बता रहे हैं, और मैं भी ये बोल रहा हूँ। बट आप प्रिपेयर्ड रहें, इस तरह के वायरस आएंगे जो नए लोगों को, जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उनको थोड़ा ज्यादा तंग करेगा। तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंप्रूव करें, उस पर डिस्कस करें। भाई, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए आप फैट फ्री डाइट रखें, अपना डायबिटीज कंट्रोल रखें, अपना हाइपरटेंशन, जो भी चीज उनको होता है। और बच्चों में ज्यादा इसलिए हो रहा है कि उनको फर्स्ट टाइम अटैक हो रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं। तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनको भी जैसे नेचुरल हम लोग खाना पीना देते हैं, उनको ओवरलोड ना करें लीवर पे एंटीबायोटिक से, या कोई ऐसी फैटी मील से लोड ना करें। बाहर की खाना मना कर दें, घर का खाना खिलाएं, और खासकर सूप, दाल का पानी, जो भी हम लोग बताते हैं जिससे कि लीवर फ्री रहे, फैट फ्री रहे। मैं गैस्ट्रो का डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका लीवर ठीक रहा, फैट फ्री रहा, तो आपको वायरस आएगा और चला जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और एंटीबॉडी बन जाएगा। अच्छा डॉक्टर श्री, मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि इस वायरस का एक तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और इसका साइज की अगर कोई डिटेल हो, कुछ रिसर्च पे आया हो साइज के ऊपर, साइज क्या है इस वायरस का? आपके पास डॉक्टर प्रभात रंजन है, he will the right person to ask this question. He will give you the exact, because he is a pathologist. डॉक्टर प्रभात रंजन, आप बताएं। जी, जितने वायरस होते हैं ना, वो आपको सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, ठीक है। वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, यदि आप उस वायरस को देखना चाह रहे हैं। दूसरा बात क्या है कि वायरस को डायग्नोज करने का जो हमारे पास प्रेजेंट, इस वायरस की बात करें तो
बहुत सारे जैसे आपके इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं, उनके हमारे पास किट्स हैं पीसीआर के। हेपेटाइटिस बी, सी, अदर्स वायरस हैं, कोविड के वायरस हैं, उनके हमारे पास किट्स होते हैं, रेगुलर मार्केट्स में सप्लाई भी होती है। लेकिन इस तरह के वायरस जिसका कि बहुत कम लोड होता है, क्लिनिशियन भी टेस्ट नहीं लिखते हैं, तो वैसे वायरस का कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होता है जनरली। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या वैसे जहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे उसके पीसीआर के डिटेक्शन के होते हैं। सो ये एक थ्रू एंड थ्रू डिजीज नहीं है जिसके के लिए आपका पीसीआर हर शहर में उपलब्ध है। सो टेस्टिंग कम होती है। अब मुझे सर्दी खांसी हुआ तो मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, फिर ठीक हो गया, अपने आप बात खत्म हो गई। अब ये इन्फ्लुएंजा से था या इस वायरस से था, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उसका कॉस्ट है आपका, यदि आप प्राइवेट लैब में जाएंगे या गवर्नमेंट सिस्टम में भी उसके टेस्टिंग के लिए, उससे काफी कम में आप का इलाज हो जाएगा, जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो जनरली कोई इसकी टेस्टिंग रूल वाइज नहीं होती है और खतरनाक भी नहीं है। तो इसलिए दूसरा होता है क्या कि जब हम सेरोलॉजी में जाते हैं, सीरम में जो सर बोल रहे थे कि एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी में 50 साल से ज्यादा का इसका अभी तक का रिकॉर्ड पाया गया है जब सीरोलॉजी हम सर्वे करते हैं। तो जो 2001 या 2000 में इसकी डायग्नोज होने का बात होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उस तरीके से हम इसको स्पेसिफिकली पीसीआर पे डिटेक्ट करते हैं। लेकिन सेरो पॉजिटिव लोग उससे पहले से हैं। दैट मीन्स कि हमारे सोसाइटी में, वर्ल्ड के सोसाइटी में, हर कंट्री में, कई कंट्री में अब कंफर्म हो चुके हैं पहले भी। तो ये है। सो एक जैसे बहुत सारे आपके मलेरिया हैं, काला जा रहे हैं, डेंगू हैं, इस तरह की डिजीज जैसे आपकी सोसाइटी में हमेशा होती है और वो मौसम के हिसाब से फिर उनका सीजनल वेरिएशन होता है। अचानक से आपका कभी मलेरिया का नंबर बढ़ जाता है, डेंगू का भी एक सीजन आता है जिस समय की बरसात होती है उस समय बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही इन वायरल डिजीज जो कि लंग को नहीं इन्वॉल्व करके जस्ट इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स देते हैं, वो जनरली कोल्ड के टाइम में होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होती है। सो ये मिक्स्ड पॉपुलेशन होता है, कई तरह के वायरस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक आपके सिम्टम्स कराते हैं। ये जवाब लोगों के उस सवाल का भी है जो कहते हैं कि सर्दियां आते ही ये नए नए तरीके के वायरस आने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में हमेशा होता है। क्या है कि वो टेम्परेचर उनको फेवर करता है। हाई टेम्परेचर में वो उनका ट्रांसमिशन जो है उतना इजी नहीं होता है, एक आदमी से दूसरे या जहां से भी जाना है इन्फेक्शन, तो वो हाई टेम्परेचर में या ड्राई एटमॉस्फेयर है तो उसमें नहीं होता। अभी क्या होता है कि आप देखिए कि ओस काफी गिरते हैं, फॉग लगते हैं, समझ गए। तो ये सारी चीजें इन वायरल डिजीज वाले लोगों को, जो वायरस हैं, उनके लिए इजी वे देते हैं एक दूसरे से ट्रांसमिट होने में। तो ये मौसम उनके लिए अनुकूल है, इसलिए ट्रांसमिशन ज्यादा होते हैं, तो हम इन्फेक्टेड भी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सारा रेस्पिरेटरी एडिनोवायरस है और भी रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है। इस तरह के करीब 15-20 रेस्पिरेटरी वायरस हैं जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स करते हैं, और उसमें थोड़ा सा सर्दी खांसी, माथा दर्द, नाक में आपको कंजेशन, नाक जाम, गले में खिचखिच, ये सब तरह के सिम्टम्स आते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। मतलब कि ये 4 से 5 दिनों में खुद ठीक हो जाते हैं। हम लोग जो भी दवा लेते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, सिम्प्टोमेटिक लेते हैं। आपको पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है तो उसके लिए दवा लिया, छींक ज्यादा हो रहे हैं तो आप एलर्जिक लेते हैं, तो कफ ज्यादा हो रहा है तो कफ सप्रेसेंट लेते हैं। तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी नहीं होती है। सो हम जस्ट इसको सिम्प्टोमेटिक मैनेज करते हैं। ठीक है, डॉक्टर श्री कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं इसमें ऐड कर रहा था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपको चैनल से जाना चाहिए कि जैसे वायरल डिजीज है और जो प्रोटेक्शन हमने सीखा था कोविड में, कोविड से निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव चीज लेना है। हमें अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले लेना है, वो डॉक्टर हो या कोई पेशेंट हो। हमारे यहाँ भी कुछ पेशेंट आ रहे हैं जो इस वायरल के जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो काफी सीवियर अटैक होता है, मतलब उनको काफी देर तक बॉडी को वीकनेस, उसका जुकाम, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी तक चला जाता है। मैं परसों एक पेशेंट का, वो फ्रेंच पेशेंट थी, फ्रेंच पेशेंट लास्ट 1 वीक से वायरल डिजीज से सफर कर रही थी, हमारी सारी टीम लगी हुई थी। अल्टीमेटली शी लैंडेड अप विद ब्रोंकोनिमोनिया के बाद उनको प्लूरल रिफ्यूजन हो गया। फाइनली देयर वाज अ लंग ब्लेब्स कहते हैं जो रप्चर किया और मुझे उसको चेस्ट ट्यूब डालना पड़ा। वो एक जैसे टायर फटता है ना, ट्यूब फटता है और टायर में हवा भर जाती है, उस तरह से
हमें एक ट्यूब डाल के उसको गैस निकालना पड़ा, सी स्टिल वर्क स्टेइंग इन माय हॉस्पिटल। तो ऐसी सिचुएशन और यंग लेडी को हुआ। आप समझ सकते हो कि यंग लेडी, फ्रेंच लेडी, सी द टूरिस्ट केम टू ओमान, और वहां पे हमें इस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ा। तो हमें 2-3 बात बड़ी ध्यान से सुननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि हमें प्रोटेक्शन लेना है। कोविड का जो पहले था कि मास्क लगाना है और थोड़ा सेपरेट रहना है, लेकिन उतना ज्यादा पैनिक होके नहीं। अगर आपको वायरस हो जाता है तो आपकी, अब इसका कोई वैक्सीन नहीं है, जैसे कोविड में वैक्सीन बन चुका था, अभी हमें सेल्फ वैक्सीनेशन होगा। मतलब अगर आपका एक्सपोजर, अगर माइल्ड डोज हुआ ना, वायरल लोड और कम रहा, कम वायरल लोड अगर गया बॉडी, तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करके अपना एंटीबॉडी बनाएगी, जो आपको कुछ दिनों तक, 6-7 महीने तक तो ऐसे ही प्रोटेक्शन में दे देगी। और इस एंटीवायरल बनने के बाद आप अपने बॉडी को आप जैसे मेडिसिन क्या होता है कि 2-4-5 5th डे से, जैसे कोविड में होता था, आफ्टर 5th डे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर होता है। जब आदमी वीक होता है ना, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसी तरह से इसके अंदर में हमें तंग करना शुरू करता है। तो बैक्टीरियल मेडिसिन के लिए हमें डॉक्टरों को ही कम्युनिकेट करना है कि इनिशियली एंटीबायोटिक ना दें, तुरंत एजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक देते हैं, तो क्या होता है, बॉडी अपना इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होने देता है, या बॉडी डबल फाइट करना पड़ता है उसको। एंटीबायोटिक का रोल को भी देखना पड़ता है, और वायरल के लिए एंटीबॉडी बनाना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में 2-3 दिन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। आने दो फीवर, आने दो थोड़ा सा, बढ़ने दो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना 4th-5th डे तक। अगर प्रोलेंट कफ होता है, जैसे खांसी में कफ ज्यादा हो रहा है, पीला कफ आ रहा है, उसकी टेस्ट करा लो प्रॉपर, और एक एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन ले लो। अगर थोड़ा इनहेलेशन दो। हम तो सबसे ज्यादा कोविड में, मैंने 500 पेशेंट देखा था गुड़गांव में। एट दैट टाइम आई वाज कोविड नोडल ऑफिसर, तो मुझे डीएम ने रिकमेंड किया था, आरटी-पीसीआर उसी समय हो रहा था। तो एक पेशेंट का डेथ हुआ था, बाकी सारे पेशेंट को सिंपली उनको ओवरडोज मेडिकेशन, 5-6-7 आप देखे होंगे कि इनिशियली कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा था, एंटीवायरल नहीं था, लोग 7-8, कोई कुछ कह रहा था, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कहा कि इसको खाओ, उसको खाओ, और आदमी कूद सर पड़ा, उस टाइम नींबू ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी इन मेडिसिन की, बहुत लार्ज ज्यादा स्केल में ब्लैक पैनिक हो मार्केटिंग हो गया रही था। थी। तो आप पैरासीटामोल लोगों का ऐसी रोल मेडिसिन को तो हाँ, खूब ब्लैक मार्केटिंग हुई। बहुत सारे ब्लैक मार्केटिंग हुई, ऑक्सीजन का कितना स्कैम हुआ, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ गई पैनिक होने का। तो हमारा आज का मुद्दा यही होना चाहिए कि हम लोगों को पैनिक होने से बचाएं, और इनिशियली डॉक्टर श्री अपने को एक प्रोटेक्शन एक लें। एक मेरा सवाल और था, जो आम लोगों में कोविड के बाद और वैक्सीन लेने के बाद एक थी कि हार्ट डिसीजेस ज्यादा बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं आफ्टर कोविड, ये सारी बातें उठी कि वो कोविड की वजह से थी या वैक्सीनेशन की वजह से थी। अब लोगों ने कोविड का वो फेज देखा है, अब इस फेज में आ गए हैं एचएमपीवी के फेज में। अब एक पैनिक, लोग ये भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये उससे स्ट्रांग हो और ये हार्ट पे ज्यादा या किसी और तरीके से जानलेवा साबित हो। नहीं नहीं नहीं, यही बहुत ही मिस कंफ्यूजन बहुत अच्छा खासा क्रिएट हो गया। एक बात तो सही बताना है कि जब देखिए, जब इसकी वैक्सीन बनी थी तो इसका 10 इयर्स का ट्रायल नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी स्थिति, बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन था, हमें बचाना था पूरे। इट इज द पैंडेमिक हुआ था, तो इसको पॉपुलेशन को बहुत सारे मरे भी थे। तो वायरस के जो हमारे पास जो वैक्सीनेशन आए थे, वो वैक्सीनेशन तो लॉन्च हो गए बहुत अर्ली। अब उसका स्टडी जो है ना, अभी आ रहा है, कुछ स्टडी में आता है कि इससे रिलेटेड है, एंटीबॉडी बनेगा। तो अगर वायरस नहीं रहेगा, तो अगर ओवर ज्यादा एंटीबॉडी रहेगा, तो बॉडी के उस पोर्शन को भी डैमेज करेगा जिसको डैमेज किया हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल सा लेते हैं आप, मैं क्या बता रहा था कि आपके अंदर वायरस जाता है, एंटीबॉडी बनता है। जब एंटीबॉडी बनता है तो ये नहीं कि सिर्फ वायरस के अगेंस्ट बनता है, आपके उस टिश्यू के अगेंस्ट भी बन जाता है। जैसे लंग है, लंग के अगेंस्ट का जो डैमेज टिश्यू है उसके अगेंस्ट बन सकता है। इसका स्टडी चल रहा था, और शायद इसके कारण जब सैचुरेशन ड्रॉप करता है तो कार्डियक पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। अगर सैचुरेशन ठीक रहा तो हार्ट ठीक चलता रहता है। तो इसलिए ये सब बहुत साइंटिफिक चीज है, उसका डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमें यही देखना है कि अभी जो वायरस है उतना ज्यादा पोटेंट नहीं है, उतना ज्यादा तंग करने वाला नहीं। जी डॉक्टर प्रभात, आपने उज्जवल मिश्रा जी कोविड के वैक्सीन के साइड इफेक्ट और कोविड के साइड इफेक्ट की बात की कि जो यंग लोगों को या और भी हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ बोलिए उसको, एक्चुअली सब में हार्ट अटैक नहीं होता, जो एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सब पेशेंट्स में नहीं हुए हैं, जो ये सडन कार्डियक डेथ हुए हैं,
उसको यदि आप क्लासिफाई करते हैं सडन कार्डियक डेथ को, तो सबके कॉजेज अलग अलग है। किसी को वेंट्रिकुलर एरिथमिया हुआ है, किसी को कंडक्शन डिफेक्ट हुआ है, किसी को एमआई हुआ है। तो जनरली जो एमआई होता है उसमें आदमी को टाइम मिलता है कि वो हॉस्पिटल ले जाए अनटिल अनलेस ये काफी मैसिव हार्ट अटैक ना हो, पहली बात। तो जी। ये सारे के सारे जो डेथ हैं उनके अपने प्री एग्जिस्टिंग कॉजेज के कारण हुए हैं, कार्डियक जितने भी हुए हैं। दूसरा, यदि आप ठीक है। कोविड-19 की बात करते हैं तो वर्ल्ड में कोविड-19 की वैक्सीन जितने लोगों को पड़े हैं और जितने लोगों को कोविड हुआ है, दोनों पॉपुलेशन को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैक्सीन वाली पॉपुलेशन इतनी रुकी है और कोविड वाली पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। तो आप कोविड की वैक्सीन कोविड की ही वायरस से बनाए हैं, उसके ही जीन से बनाए हैं, तो आप कोविड के वैक्सीन को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि ये सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं वो वैक्सीन के कारण हो रहे हैं। यदि आप लेंगे तो फिर कोविड के जितने पेशेंट हैं हमारे, हर कोई इन्फेक्टेड हुआ है कोविड से। कोविड काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो उन सबों को भी हार्ट अटैक होनी चाहिए थी। सो ये एक मिथ स्थापित करने की कोशिश की गई है, कई स्टडी में भी देखी गई है। ऐसा कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं मिला कि कोविड के वैक्सीन के कारण हार्ट डिजीज या कार्डियक सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है या डेथ हुआ है। सो ये टोटली अनसाइंटिफिक बात इसमें है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, कोविड की वैक्सीन बनाने में हमने जल्दीबाजी की। जो उसका रिसर्च का प्रोटोकॉल होता है, क्या कि किसी भी वैक्सीन का 5 साल स्टडी 6 साल 7 साल के बाद मिलती है, तो उस समय उतना टाइम नहीं था आपके पास। सो ये कई सारे ड्रग्स जैसे यूज हुए, उनके लिए भी कोई रिसर्च का टाइम नहीं था कोविड में और वो यूज हुए। सो तो टेम्पोररी डिसीजन लेना था। और अभी जो ये वायरस है, हम लोग वापस अपने सेम मुद्दे पे आ जाएं, इस वायरस बहुत ही माइल्डर फॉर्म का वायरस है, रेस्पिरेटरी, वन ऑफ द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस जो कि इस तरह के इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स करते हैं, उसमें 30-40 वायरस का एक समूह है। उसमें रेस्पिरेटरी एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा के डिफरेंट स्ट्रेन, ये सारे हैं। सो हम लोग इन जनरल किसी भी पेशेंट का जो सिम्टम लेके आते हैं तो उनकी वायरस की टेस्टिंग नहीं करते हैं। सिर्फ उनको यदि फीवर हो रहा है तो उनका सीबीसी वगैरह ये सब देखते हैं, सीआरपी देखते हैं। वायरल स्टडी किसी भी टेस्ट में ना होती है। और जो बच्चे होते हैं वो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीनेटेड होते हैं। इसकी वैक्सीन नहीं देते हैं तो ये आपको शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है। सो इतनी पैनिकी की जितनी पैनिकी दिख रही है, माने सोशल मीडिया पे मुझे या डिफरेंट टाइप के वीडियोज आ रहे हैं, वो इस तरह की चीजें इसमें नहीं है। ओके गॉट इट। डॉक्टर श्री, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई वो तो लगभग कोविड जैसी है, आइसोलेशन और उसके बाद जो मास्क, ये सारी चीजें। डब्ल्यूएचओ की तरफ से अभी तक कुछ आया है इस पे? अभी तो इतनी बड़ी पैनिक हुई नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ स्टार्ट थोड़ा बहुत केसेस, 2-3 पेशेंट अभी आए हैं, तो अभी डब्ल्यूएचओ इसमें जंप नहीं किया है। इनफैक्ट हम बहुत सारे कंट्री, हमारे यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ अभी मस्कट में, यहाँ पे इसकी कोई बहुत ज्यादा इसके न्यूज भी नहीं है और ना ही इसके लिए पैनिकी है। हमारे यहाँ मीडिया थोड़ा ज्यादा प्रॉम्प्ट है और ज्यादा मतलब कवर अप करती है, जिसे अभी आप कर रहे हैं, और लोगों को बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, और हमारा ये एफर्ट है। तो जैसे ही इसकी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे ना, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप अपग्रेडेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और उनके लिए जो बेसिक गाइडलाइंस है उस सबके लिए वही होता है कि वायरल से प्रोटेक्शन पहले लिया जाए, कैसे हम बचें, अपनी इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं है तो हम कैसे अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन लेके चलें, हाथ वॉश करें, मास्क पहने। और सबसे जरूरी है, जो डॉक्टर हम आपको एज ए क्लिनिशियन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट सिस्टम है हम एंटीबॉडी बनने का, लड़ने का। तो अगर हमारा इस सिस्टम अगर ठीक ना नहीं रहा तो कोई डॉक्टर ही काम नहीं करने वाला। अगर आप अपनी इनबिल्ट जो एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया है या जो सिस्टम है उसको आप मेंटेन करें, अब उसको कैसे मेंटेन किया जाए हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि भाई आप अपने खान आप थोड़ा शॉर्ट टाइम में अगर बता दो हमारे दर्शकों को कि वो कुछ चीजों में बता दो आप, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप, सबसे पहला काम है हमारा लीवर को प्रोटेक्ट करना है कि ओवरलोड ना हो। जैसे हम कभी भी कोई मेडिसिन देते हैं या कोई ऐसा खाना खाते हैं, वायरस के समय पहले जमाने में एक कथ बना करता था, हम लोग के जमाने में, पता नहीं अभी तो लोगों को मालूम भी नहीं होगा,
जब कभी फीवर आती थी तो सबसे पहले डाइट एकदम से ब्लॉन्ड डाइट पे शिफ्ट हो जाता था, खासकर जिसमें तेल मसाले एकदम कम के बराबर होते हैं। लोगों को आजकल वो खाना पसंद नहीं है। सबसे सिंपल सा है, बार्ली आजकल बार्लिस सबके आती घर में थी, सूप मिलते हैं। बार्ली मिलती थी। बार्लिस आती। ये सारी चीजें लीवर को एक सपोर्ट देता था कि आप एंटीबॉडी बनाओ, लड़ो। और हमारे यहाँ क्या है, एक कंसेप्शन और भी हो गया था बीच में जब कोरोना में आया था कि लोग दूध में हल्दी मिला के पीते रहो। अब पता है वो दूध तो मिलता नहीं, जो दूध पहले मिलता था गाय की दूध थी, गाय को एंटीबॉडी रहता था उसका जाता राइट। था, या मदर का एंटीबॉडी। अब आजकल की स्पेशलाइज्ड मिल्क है, उसमें तो कुछ रहता नहीं, एंटीबॉडी दूर की बात है, वो तो लीवर पे जाके खुद एक अपना लोड डाल देता है। पेशेंट इतना स्ट्रगल करता है। हमारे विचार से सबसे अच्छा चीज है जो हम साउथ इंडियन लोगों को बताते हैं, और हमने सबको बताया, सांभर इज ए वेरी गुड एंटी मतलब वेरी फ्रेंडली एंड पैलेटेबल डिश। जैसे इडली और सांभर है। मैं जैसे गैस्ट्रो का हूँ ना, पेशेंट को जो ऑपरेट करता हूँ या निकालता हूँ तो उसके बाद इमीडिएटली कहता हूँ कि आप क्या खाओगे, तो इडली इडली इज वेरी ब्लॉन्ड, इट हैज गॉट फर्मेंटेटेड राइस। और सांभर में आप हर सब्जी, घिया तोरी जितनी तरह का सब्जियां होता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है, दाल भी होता है। और मैंने आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, हमारे कुछ पेशेंट ऐसे थे, जब मैंने इस मंत्र को बताया कि भाई इसको पियो, उन्होंने एवरीडे प्रेशर कुकर में बना के, इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ कि इवन डायबिटिक पेशेंट कैन टेक दिस, क्योंकि डायबिटिक को हम इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं दे सकते हैं, ओआरएस में ग्लूकोज होता है, या किसी तरह का ग्लूकोज देंगे तो उसमें होता है। फ्रुक्टोज में भी अगर हम फ्रूट्स भी देते हैं तो कभी फ्रुक्टोज के अलावा मीठा होता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम कर सकता है जो डायबिटिक है। बट सांभर इज टोटली डिफरेंट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है बॉडी को। उसमें सारे सब्जी मसाले सब एक्सट्रैक्ट होते हैं। और ये हमारे यहाँ आज का बना हुआ नहीं है, बरसों से चला हुआ है। लोग पहले पता था इन्होंने क्यों बनाया सांभर, जब इसलिए बनाया ना कि जैसे जब भी तबीयत खराब होता है तो हमारे यहाँ एक, आप जानते ही होंगे कि सब लोगों को काढ़ा पिलाया जाता है। काढ़ा मतलब कि एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे मसाले हैं जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की ताकत होती है। तो इन सब चीजों को ले। हाँ, मिल्क पे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कि मिल्क मैं अभी खासकर पैकेट का मिल्क और जो बटरी मिल्क होता है वो सबको एकदम बंद कर दे, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, लोग गरम गरम दूध में हल्दी मिला के बहुत पीने लगते हैं। हल्दी इज गुड, वो अपने दाल में ही मिला ले, उतना ही जरूरी है, ना कि एक बार मेदांता में रिपोर्ट है हल्दी इतना खाया कि पीला हो गया, बॉडी वहां पहुंच गई। तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट बी वेरी मेटिकुलस कि कितना डालना है और कितना डाल के पिलाना। और दूसरी बात है, डॉक्टरों के लिए खासकर जो हमारे कलीग हैं जो क्लिनिशियन है, दे शुड नॉट मिस यूज एंटीबायोटिक, अननेसेसरी ओवरलोड ना करें। बहुत सारी चीजें दे देते हैं, इतनी सारी दवाइयां लिस्ट बना देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट एंटीवायरल के लिए समय सिम्टोमेटिक एक एंटीहिस्टामिनिक देना पड़ता है, और पैरासीटामोल, आजकल तो पैरासीटामोल में ही मिक्स्ड रहता है, उसको ही ले लें एक दो बार, 2-3 दिन लेने के बाद। और सर बॉडी को गर्म होने दो भाई, फाइट करने दो। बताया ना डॉक्टर साहब ने कि जाड़े में क्लाइमेट कम होता है तो वायरल का लाइफ बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी में बढ़ जाता है लाइफ। आप एसी बंद कर लीजिए, वेंटिलेटेड रहिए, खूब खुला हुआ वातावरण में सांस लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और कूल रहिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मैं यही छोटी छोटी टिप्स देता हूँ, और योगा में भी सब सब लिखा हुआ है, मेंशन है, सबको पता होता है, लेकिन जब बीमारी आती है तो लोग याद करते हैं। जी डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत आसान और बहुत अच्छे से आपने इसको समझा दिया। मुझे नहीं लगता इससे पहले इतने अच्छे से किसी ने बताया होगा। डॉक्टर प्रभात, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सारी चीजों कवर हमने कर ली है, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, और जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं या जिन्हें लग रहा है बहुत डर, जो कोविड का सितम देख चुके हैं और अब इस एचएमपीवी का देख रहे हैं, मीडिया में जिस तरीके से देख रहे हैं, तो वो जो डर था शायद अब तक निकल गया होगा। लेकिन एक जो अभी मेडिसिन की बात चल रही थी कि लोगों को फीवर आया, कोल्ड हुआ, तो कुछ मेडिसिन लेने लगते हैं लोग, तो मैं उस पर जानना चाहूंगा, क्या कुछ दवा ले सकते हैं लोग, या क्या कुछ टेस्ट जो होते हैं वो करा सकते हैं या कराने चाहिए? उज्जवल मिश्रा जी, आपको पता है कि कोविड में मैंने काफी फ्री सर्विस की थी और करीब 15,000 पेशेंट्स का ऑन साइट पे ट्रीटमेंट किया था, जबकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। और ऑनलाइन भी 3-4 हजार पेशेंट्स के पैन इंडिया ट्रीटमेंट किया था। जो भी बिहारी लोग थे सब जगह नंबर फैला था। ये इसके ट्रीटमेंट के लिए जो आप उससे कंपेयर करेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। दोनों के सिवियरिटी और अटैक करने का, जो कोविड में आपका वायरस आया था उसका प्राइमरी साइट अटैक करने का लंग था,
वो कोशिश करता था आपके लंग तक पहुंचने की। ये जो है आपके लंग तक गलती से पहुंचता है, इसका टारगेट ऑर्गन लंग नहीं है, इसका टारगेट ऑर्गन आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। सो बेसिक डिफरेंस यहाँ है। आपको यदि इसमें निमोनिया हो रही तो जैसे सर ने बताया, तो किसी उसके मान्य कारण से, या तो उसने शुरू में केयर नहीं किया, या उसको कोई और डिजीज है किडनी की, इन सब कारण से एक हफ्ते के बाद हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक हफ्ते बाद उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उनको। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में उनको ठीक हो जाना चाहिए था, तो नहीं ठीक हुए, तो इस कारण से हो रहे हैं। सो टेस्ट यदि कराना है तो आपने जस्ट सीबीसी देखना है, ESR देखना है, CRP देखना है कि आपका इन्फ्लामेशन कितना ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से फिर उसको आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो काफी लोग उस समय पैनिकी में, जैसे सर भी बता रहे थे, अनाप शनाप चीजें कर रहे थे। किसी ने काढ़ा पीना शुरू किया तो बाल्टी का बाल्टी काढ़ा पी गए, समझ गए। किसी ने कुछ व्यायाम करना शुरू किया तो इतना व्यायाम किया कि व्यायाम से ही उनकी हालत खराब हो गई। सो कुछ लोग तो अल्कोहल ले रहे थे कि अल्कोहल लेके पियो, अल्कोहल का स्मेल करो, इनहेल करो अल्कोहल। राइट। कुछ लोग वो ईथर वाला भी आया था कि ईथर सूंघ लो तो ठीक हो जाएगा, मर जाएगा वायरस। तो इस तरह की चीजें जो साइंटिफिक नहीं है आप करने जाएंगे। दूसरा, बिहार में क्या होता है, या इंडिया में भी आप बोल सकते हैं, एक सर कोरोनिल और आई थी एक, जिसको लेकर के बहुत बवाल बीच में मचा था। वो तो छोड़ दीजिए, उस टॉपिक पे बोलेंगे तो फिर वो दूसरा सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा बकवास सिस्टम था, समझ गए ना। खैनी चूना में जो चूना होता है कैल्शियम, उस कोरोनिल में मात्र वही चूना था, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं था साइंटिफिक में, ठीक है। तो खैनी चूना वाला जो चूना यूज होता है उसी को टैबलेट में बदल के कोरोनिल नाम दिया गया था। सो आपको पता है कि इंडिया में क्या है कि रिक्शा वाले से लेके सारे दुकान वाले, मेडिसिन के दुकान वाले का एडवाइस पेशेंट ले लेता है, उसको फॉलो कर लेता है। जब उसके बाद बचता है यदि बीमारी, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। ये एक यहाँ कॉमन ट्रेंड है हमारे कंट्री में। वो सबसे पहले डॉक्टर की बात नहीं मानता है, डॉक्टर के पास नहीं जानता है, वो अपने रिलेटिव जो भी हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं उन सब की ले लेगा, फिर आपके पास पहुंचेगा, फिर वो सारी कहानी सुनाएगा। प्रभात जी, एक और चीज है, इस पे ऐड कर दीजिए। आजकल लोग जो इंटेलिजेंट हैं गूगल करते हैं, गूगल उसको डीगूगल करके गूगल डॉक्टर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रखा है। हाँ, तो ये सारा कुछ करके तब आपके पास पहुंचते हैं। तो ये ही मैं बोलता हूँ कि आप प्लेन से जा रहे हैं, गूगल पे प्लेन चलाना लिखा हुआ है कि कैसे प्लेन चलाते हैं, क्या आप उसके सीट पे बैठ जाएंगे कैप्टन को हटा के? नहीं बैठेंगे। तो जब आप अपनी यात्रा के कैप्टन खुद नहीं बन रहे हैं, तो आप अपने शरीर की, अपने जिंदगी की कैप्टन वैसे लोगों को क्यों बना रहे हैं जिनको कि उसका कोई ज्ञान नहीं है? ठीक है, तो ये बेसिक समझ की डिफरेंस है। हाँ, तो ठीक है डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर श्री, आपने इतने आसान तरीके से हमारे दर्शकों को इस HMPV के बारे में बताया, और जो मोटा मोटी मुझे समझ में आया कि कोविड की तरह का कोई जिस तरीके से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम के डर को याद करके लोग डर रहे हैं, तो वैसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का पैनिक लेने की जरूरत नहीं। और कहते भी हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन से मजबूत रहना है, इसी तरह से निपटना है। और मीडिया के साथियों से भी मेरा भी आग्रह है, डॉक्टर्स तो पहले कर ही चुके हैं, मेरा भी आग्रह है कि किसी भी तरीके से इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके फैला करके हमें नहीं बताना है। थैंक यू डॉक्टर श्री, थैंक यू डॉक्टर प्रभात रंजन, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, दर्शकों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते प्रभात जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।